अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू थर्ड लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। फर्स्ट लेक्चर में हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स के पीरियोडिक टेबल में पोजीशन डिस्कस किया था। सेकंड लेक्चर में हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन डिस्कस किया था। तो आज थर्ड लेक्चर में हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स के एटॉमिक और आयनिक रेडियाई में अलॉन्ग द सीरीज और डाउन द ग्रुप जो वेरिएशन है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के ये तीन सीरीज़ मैंने एज एग्जांपल ली हुई है। फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल सीरीज़ जिसको 3D सीरीज़ कहते हैं, सेकंड ट्रांजिशन मेटल सीरीज़ जिसको 4D सीरीज़ कहते हैं, और थर्ड ट्रांजिशन मेटल सीरीज़ जिसको 5D सीरीज़ कहते हैं। फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल सीरीज़ में जिसको हम 3D सीरीज़ कहते हैं, अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं फ्रॉम स्केंडियम टू जिंक एटॉमिक नंबर 21 टू एटॉमिक नंबर 30, तो इनके एटॉमिक रेडियस में क्या वेरिएशन आते हैं। ये देखें, स्केंडियम का जो एटॉमिक रेडियस है वो 162 पिकोमीटर है, टिटेनियम का 147 पिकोमीटर है, वेनेडियम का 134 पिकोमीटर है, क्रोमियम का मज़ीद कम हो गया। तो हमें एक कंटिन्यूस डिक्रीज़ नज़र आ रहा है फ्राम स्केंडियम टू क्रोमियम, हमें एक कंटिन्यूस डिक्रीज़ नज़र आ रहा है। ये डिक्रीज़ क्यों है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस हो। लेकिन इधर इन एलिमेंट में अगर देखें मैंगनीज को, आयरन को, बाहर निकल, तो इनमें फिर एटॉमिक रेडियस कांस्टेंट है और इधर दोबारा इंक्रीज़ कर गया है। तो कुछ एलिमेंट में एटॉमिक रेडियस स्टार्ट वाले सीरीज़ अलॉन्ग द सीरीज स्टार्ट वाले एटम में एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ कर रहा है, फिर कांस्टेंट हो जाता है और फिर दोबारा इंक्रीज़ कर गया। तो इसके बिहाइंड क्या लॉजिक है, क्या रीज़न है कि पहले एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ हो रहा है, फिर कांस्टेंट है और फिर इंक्रीज़ कर रहा है। तो इनमें जो सबसे मेन फैक्टर है वो न्यूक्लियर चार्ज का है। न्यूक्लियर चार्ज हमारे पास फ्राम स्केंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम फ्राम लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है। स्केंडियम के न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन कितने हैं, 21 है। टिटेनियम की न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन 22 है। वेनेडियम की न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन 23 है। तो एक एक पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन का इजाफा हो रहा है न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस में अगर पॉजिटिव चार्ज का इजाफा हो रहा है तो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस और नेगेटिव चार्ज वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो कूलम्बिक फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो भी स्ट्रांगर होता जा रहा है। जैसे पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो कूलम्बिक फोर्स होता है, वो स्ट्रांगर होता जा रहा है। तो जब कूलम्बिक फोर्स स्ट्रांगर होता जा रहा है फ्राम स्केंडियम में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान कूलम्बिक फोर्स होता है, उससे टिटेनियम में ज़्यादा फोर्स होता है, क्योंकि टिटेनियम में एक प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन का न्यूक्लियस में इजाफा हो गया। फिर वेनेडियम में कूलम्बिक फोर्स मज़ीद स्ट्रांगर हो जाता है, क्रोमियम में मज़ीद स्ट्रांगर हो जाता है। जैसे जैसे न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज का इजाफा होता है तो कूलम्बिक फोर्स स्ट्रांगर होता जा रहा है। कूलम्बिक फोर्स बिटवीन पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगी वो न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब आएगी, न्यूक्लियस इनको मज़ीद करीब अट्रैक्ट करेगा। तो इस वजह से एटम का जो साइज़ होगा वो श्रिंक करेगा और एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ करेगा। अगर ऐसा ही है कि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज, जैसे पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन के इजाफे की वजह से कूलम्ब फोर्स स्ट्रांग हुई है, इस वजह से न्यूक्लियस एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ हो गया, तो फिर इधर क्यों नहीं है। इधर देखें, मैंगनीज से अगर हम आयरन की तरफ जाते हैं तो एक पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन का इजाफा इधर हो गया। आयरन से अगर आप लोग कोबाल्ट की तरफ जाते हैं तो एक पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन का इजाफा इधर हो गया। तो इधर भी पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन का इजाफा न्यूक्लियस में हो तो रहा है, लेकिन इधर भी इसी तरह कूलम्ब फोर्स स्ट्रांग होना चाहिए था। वैलेंस कूलम्ब फोर्स बिटवीन पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस एंड नेगेटिव चार्ज वैलेंस इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ होना चाहिए था। फिर इधर ये एटॉमिक रेडियस कांस्टेंट क्यों है। तो एक दूसरा फैक्टर इसमें इन्वॉल्व है जिसको हम कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट हो। स्केंडियम से टिटेनियम की तरफ, फिर वेनेडियम की तरफ अगर हम जाते हैं तो सिर्फ न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन का इजाफा नहीं हो रहा है, बल्कि इनके 3D ऑर्बिटल में एक नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का भी इजाफा हो रहा है। स्केंडियम में हमारे पास 3D ऑर्बिटल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, टिटेनियम में इसके 3D ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, वेनेडियम में इसके 3D ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, क्रोमियम में 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाता है। तो एक एक इलेक्ट्रॉन का इजाफा हो रहा है। तो डी ऑर्बिटल में, 3D ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से शील्ड करता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से शील्ड करता है। 3D ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शील्ड करता है न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्स से। इन अदर वर्ड्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कूलम्बिक फोर्स बिटवीन पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस एंड नेगेटिव चार्ज वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करता है। 3D ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगी तो ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से शील्ड करेगी, और न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो कूलम्बिक फोर्स है, वो डिक्रीज़ करेगा।
तो स्क्रीनियम के केस में तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है डी ऑर्बिटल में, इसलिए शील्डिंग इफेक्ट नेग्लिजिबल होता है। इधर भी शील्डिंग इफेक्ट नेग्लिजिबल होता है। लेकिन जैसे जैसे डी ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है, तो शील्डिंग इफेक्ट भी स्ट्रांगर होता जा रहा है। शील्डिंग इफेक्ट भी स्ट्रांगर होता जा रहा है। जब शील्डिंग इफेक्ट स्ट्रांगर होता जा रहा है तो वो कूलम्ब फोर्स को डिक्रीज़ करेगा। न्यूक्लियस में चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है, तो न्यूक्लियस में चार्ज इंक्रीज़ होने की वजह से, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन के इजाफा होने की वजह से कूलम्ब फोर्स बढ़ना चाहिए, लेकिन शील्डिंग इफेक्ट की वजह से कूलम्ब फोर्स कम होना चाहिए। जब ये दो अपोजिंग फैक्टर एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं तो फिर इन एलिमेंट्स में ये हमारे पास हो गया मैंगनीज और ये कोबाल्ट तक, इन एलिमेंट के एटॉमिक रेडियस सेम सेम नज़र आता है। इनमें ना डिक्रीज़ होता है वरना इंक्रीज़ नज़र आता है। क्यों सेम नज़र आता है? क्योंकि जो शील्डिंग इफेक्ट है जो कूलम्ब फोर्स को रिड्यूस करता है, कम करता है, और न्यूक्लियर चार्ज में इजाफे की वजह से जो कूलम्ब फोर्स बढ़ना चाहिए, ये दोनों फैक्टर एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देते हैं और एटॉमिक रेडियस कांस्टेंट रहती है। एंड पे जाके फिर शील्डिंग इफेक्ट मज़ीद बढ़ जाता है, क्योंकि डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन का इजाफा हो रहा है, तो इधर हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज वाले फैक्टर पे डोमिनेंट हो जाता है। तो जब शील्डिंग इफेक्ट मज़ीद स्ट्रांग हो गया तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्स से न्यूक्लियस से शील्ड करेगी। न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस और इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जो कोलम्बिक फोर्स होगा, वो मज़ीद कम हो जाएगा शील्डिंग इफेक्ट की वजह से। इस वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएगी और एटम का रेडियस बढ़ेगा। तो पहले हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट नेग्लिजिबल होता है, फिर शील्डिंग इफेक्ट इनफ स्ट्रांग हो जाता है जो इसको काउंटर बैलेंस करे न्यूक्लियर चार्ज को, और फिर शील्डिंग इफेक्ट जो मज़ीद डोमिनेंट हो जाता है तो वो एटॉमिक रेडियस को बढ़ा देता है। लेकिन इसमें एक और फैक्टर भी इन्वॉल्व हो जाता है। इधर रेडियस में इतनी ज़्यादा इंक्रीज सिर्फ शील्डिंग की इफेक्ट की वजह से नहीं होता। ये जैसे जैसे डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एकमुलेट होता है, डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा होती जा रही है, तो इनमें एक और फैक्टर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इन्वॉल्व हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से जो रिपल्स है वो इसकी वजह से एटम एक्सपेंड कर देता है और एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ कर देती है। इधर देखिए मैंगनीज में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास 5 है, और अगर जो डी ऑर्बिटल में 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं इसको ये सिंगली फिल कर देते हैं। लेकिन जैसे आप लोग आयरन की तरफ जाते हैं तो इनमें पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, और जैसे डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा होती जा रही है तो फिर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ हो जाता है। सेकंड ट्रांजिशन मेटल सीरीज़ को अगर हम लोग देख रहे हैं अलॉन्ग द सीरीज़ एटॉमिक रेडियस में क्या वेरिएशन आ रही है, इसको हम 4D सीरीज़ भी कहते हैं। इनमें बिल्कुल सेम यही ट्रेंड है जैसे हमने 3D सीरीज़ में डिस्कस किया, फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल सीरीज़ में डिस्कस किया। एट्रियम में एटॉमिक नंबर, इसका एट्रियम एटॉमिक नंबर 39 का जो एटॉमिक रेडियस है वो 180 पिकोमीटर है। फिर जर्कोनियम का 160 पिकोमीटर हो गया, नाइट्रोबियम का 146 पिकोमीटर हो गया, मोलिब्डेनम में 139 पिकोमीटर हो गया। तो ये एटॉमिक रेडियस में एक कंटिन्यूस डिक्रीज़ हमें नज़र आ रही है। फिर इन एलिमेंट में ये हमारे पास हो गया टेक्नीशियम हो गया, रुथेनियम हो गया, रोडियम हो गया, ये पैलेडियम तक, इनमें कुछ खास डिक्रीज़ या इंक्रीज़ नहीं है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। और एंड पे जाके हमें दोबारा एटॉमिक रेडियस में इंक्रीज़ नज़र आ रही है। तो पहले एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ हो रही थी, फिर कांस्टेंट हो गई और फिर दोबारा इंक्रीज़ हो गई। क्यों? जैसे हमने 3D सीरीज़ में डिस्कस किया कि पहले हमारे पास डिक्रीज़ हो रही थी न्यूक्लियर चार्ज की वजह से, कि न्यूक्लियस में एक पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन का इजाफा हो रहा था। इसका मतलब है कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा था, और न्यूक्लियर चार्ज में जब न्यूक्लियस में एक पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन का इजाफा हो रहा था तो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस और नेगेटिव चार्ज वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कूलम्बिक फोर्स स्ट्रांग होता जा रहा था, और एटम को श्रिंक करता जा रहा था, एटॉमिक रेडियस को डिक्रीज़ करता जा रहा था। लेकिन इन एलिमेंट में इसमें तो इस तरह होता है क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट नेग्लिजिबल होता है। लेकिन इन एलिमेंट में जब स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट स्ट्रांग हो जाता है तो फिर न्यूक्लियर चार्ज एटॉमिक रेडियस को डिक्रीज़ नहीं कर सकता, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट की वजह से शील्डिंग इफेक्ट कूलम्ब फोर्स को रिड्यूस करता है। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उसको न्यूक्लियस से शील्ड कर देता है, कूलम्ब फोर्स को रिड्यूस करता है, एटॉमिक रेडियस को बढ़ाता है। जब शील्डिंग इफेक्ट में इधर स्ट्रेंथ इनफ स्ट्रांगर हो जाता है कि न्यूक्लियर चार्ज को काउंटर बैलेंस करे, न्यूक्लियर चार्ज की वजह से जो कूलम्ब फोर्स में इंक्रीज़ आ रहा है उसको काउंटर बैलेंस करे, तो फिर ये दोनों अपोजिंग फैक्टर जो है एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं और एटॉमिक रेडियस कांस्टेंट रहती है। लेकिन एंड पे जाके जब शील्डिंग इफेक्ट वाला स्क्रीनिंग इफेक्ट वाला फैक्टर डोमिनेंट हो जाता है और साथ इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी इन्वॉल्व हो जाती है, क्योंकि डी ऑर्बिटल में अच्छे खासे इलेक्ट्रॉन एकमुलेट हो जाते हैं, तो फिर एटम एक्सपेंड कर देता है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ हो जाती है।
फिर न्यूक्लियस में चार्ज बढ़ने की वजह से जो कूलम फोर्स में इजाफा आ रहा है वो इन एटॉमिक रेडियस को डिक्रीज नहीं कर सकता ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट एंड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। थर्ड सीरीज़ में बिल्कुल सेम जैसे हमने फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल सीरीज़ और सेकंड ट्रांजिशन मेटल सीरीज़ में डिस्कस किया कि एटॉमिक रेडियाई पहले डिक्रीज़ करती है फिर कांस्टेंट हो जाती है और एंड में इंक्रीज़ करती है। तो थर्ड सीरीज़ में थर्ड ट्रांजिशन मेटल सीरीज़ या 5D सीरीज़ में भी सेम ट्रेंड है, पहले एटॉमिक रेडियाई ये डिक्रीज़ करती है फिर कांस्टेंट हो जाती है और एंड में इंक्रीज़ करती है। ये लेंथेनम का देखिए एटॉमिक रेडियाई 187 पिकोमीटर, हाफनियम का 158 पिकोमीटर, टेंटेलम का 146 पिकोमीटर। तो ये कंटिन्यूस डिक्रीज हमें नज़र आ रहा है। लेकिन इन एलिमेंट पे जाके ये हमारे पास आसमियम है, इरेडियम है, प्लाटिनियम है, इनकी एटॉमिक रेडियाई ऑलमोस्ट सेम होती है और एंड में दोबारा इंक्रीज़ कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि पहले हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट नेग्लिजिबल होता है ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस और नेगेटिव चार्ज वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कूलम फोर्स स्ट्रांग होता जा रहा है। तो इधर हमारे पास ड्यू टू न्यूक्लियर चार्ज एटम श्रिंक करेगा और एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करेगी जब कूलम फोर्स स्ट्रांग होता जा रहा है। शील्डिंग इफेक्ट नेग्लिजिबल है, लेकिन जब इधर शील्डिंग इफेक्ट इनफ स्ट्रांग हो जाता है डी ऑर्बिटल में अच्छे खासे, इधर हमारे पास कौन सा डी ऑर्बिटल होता है, ये 5D ऑर्बिटल होता है। 5D ऑर्बिटल में जब अच्छे खासे इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो जाते हैं, शील्डिंग इफेक्ट स्ट्रांग हो जाता है। 6s2 इलेक्ट्रॉन 6s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको न्यूक्लियस से शील्ड कर देते हैं। तो फिर इन एलिमेंट में ये दोनों अपोजिंग फैक्टर एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं और इनकी रेडियस में मजीद डिक्रीज नहीं होती। फिर इधर जब शील्डिंग इफेक्ट डोमिनेंट हो जाता है और इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी इन्वॉल्व हो जाती है तो इनकी रेडियस में दोबारा इंक्रीज कर देते हैं। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो फिर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो जाता है। जैसे हमारे पास मरकरी का एटॉमिक रेडियस गोल्ड से ज़्यादा है। तो ये हमने अलॉन्ग द सीरीज़ जो एटॉमिक रेडियाई में जो वेरिएशन आते हैं वो डिस्कस कर दिए। एक पॉइंट इसमें रह गया कि लेंथेनम और हाफनियम के दरमियान ये जो एटॉमिक रेडियस में डिक्रीज़ है ये एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है। हाफनियम का लेंथेनम का एटॉमिक रेडियस अगर 187 पिकोमीटर है तो हाफनियम का इतना ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं होना चाहिए था जैसे ये सीरीज़ में सेकंड एलिमेंट है। इधर ये सीरीज़ में सेकंड एलिमेंट कितना है, सीरीज़ में सेकंड एलिमेंट टिटेनियम है, तो टिटेनियम और इनके दरमियान एटॉमिक रेडियस में इतना डिक्रीज़ नहीं है। इधर भी जो दो कंसेक्यूटिव एलिमेंट है सीरीज़ में इनके एटॉमिक रेडियस में इतना ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं है, लेकिन इधर एटॉमिक रेडियस में एक अच्छा खासा डिक्रीज़ नज़र आ रहा है। ये इतना ज़्यादा डिक्रीज़ एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हाफनियम का एटॉमिक रेडियस क्यों डिक्रीज़ हो गया? इधर अगर आप लोग देखें तो आइट्रियम और जर्कोनियम के दरमियान इनके न्यूक्लियस में सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन का डिफरेंस है। इसमें इनमें आइट्रियम में पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन कितने हैं 39 है और जर्कोनियम में पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन कितने हैं 40 है। तो सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन का डिफरेंस है। लेकिन इधर अगर हम देखें तो लेंथेनम और हाफनियम के दरमियान पूरे 15 पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन का डिफरेंस है, 15 पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन का डिफरेंस है। हाफनियम के न्यूक्लियस में 15 पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन ज़्यादा है लेंथेनम से। तो इस वजह से इधर एक प्रोटॉन का डिफरेंस नहीं है, जैसे इधर एक प्रोटॉन का डिफरेंस है और इधर भी एक प्रोटॉन का डिफरेंस है, बल्कि इधर पूरे 15 प्रोटॉन का डिफरेंस है। तो इस वजह से हाफनियम का जो एटॉमिक रेडियस है वो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा डिक्रीज़ कर देता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज़्यादा डिक्रीज़ कर देता है। अगर इधर एटॉमिक नंबर 58 वाला एलिमेंट हो तो एटॉमिक नंबर 58 वाला एलिमेंट ब्लॉक एलिमेंट है, इसलिए वो हमने इधर से अलग कर दिया गया है क्योंकि वो डी सीरीज़ में नहीं आता। और इधर सीरियम होता तो सीरियम का फिर हमारे पास एटॉमिक रेडियस कितना है 165 पिकोमीटर है, तो वो एक नॉर्मल डिक्रीज़ होता है। लेकिन ये एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज़्यादा डिक्रीज़ ड्यू टू लेंथेनाइड्स है कि इनकी न्यूक्लियर चार्ज में एक 15 प्रोटॉन का डिफरेंस है। एक प्रोटॉन की वजह से वो 15 प्रोटॉन लेंथेनाइड सीरीज़ की वजह से कि इधर से हमने 15 एलिमेंट निकाले हुए हैं, तो इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज़्यादा जो डिक्रीज़ है वैल्यू में एटॉमिक रेडियस में ये लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से है कि लेंथेनाइड एलिमेंट्स जो है प्रोटीन एलिमेंट्स इनमें भी एटॉमिक रेडियस कंटिन्यूसली डिक्रीज़ होती है। जब हम एटॉमिक नंबर 58 से एटॉमिक नंबर 71 की तरफ जाते हैं, फिर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो इनमें भी एटॉमिक रेडियस में डिक्रीज़ आता है, ग्रेजुअल डिक्रीज़ आता है और इसको हम कहते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो हाफनियम में जो एटॉमिक रेडियस की वैल्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज़्यादा कम है, किस वजह से? ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के लेंथेनाइड में भी एटॉमिक रेडियस में कंट्रैक्शन हुई है, एटॉमिक रेडियस कम हो गया है। तो ड्यू टू लेंथेनाइड कंट्रैक्शन फ्रॉम एटॉमिक नंबर 58 टू एटॉमिक नंबर 71 हाफनियम का एटॉमिक रेडियस एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज़्यादा डिक्रीज़ है। तो ये इसमें एक पॉइंट थी। अच्छा,
हमने एटॉमिक रेडियस में वेरिएशन डिस्कस की अलॉन्ग द सीरीज़। अब डाउन द ग्रुप, अगर हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो एटॉमिक रेडियस में क्या वेरिएशन आते हैं। पहले हम एज एन एग्जांपल देखते हैं 3b ग्रुप। 3b ग्रुप में अगर हम देख ले तो स्कैंडियम से अगर हम आइट्रियम की तरफ आ जाए, फिर आइट्रियम से हम लेंथिनम पे आ जाए, तो एटॉमिक रेडियस में कंटिन्यूस इंक्रीज नज़र आता है। स्कैंडियम का एटॉमिक रेडियस 162 पिकोमीटर है, आइट्रियम का 180 पिकोमीटर है और लेंथिनम का 187 पिकोमीटर है। एक कंटिन्यूस इंक्रीज हमें नज़र आ रही है। तो इनके एटॉमिक रेडियस में कंटिन्यूस इंक्रीज क्यों है, जैसे हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट में भी आप लोगों ने डिस्कस किया होगा, डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज हो रहा है क्योंकि एक शेल का इजाफा हो रहा है। एक प्रिंसिपल एनर्जी लेवल का जब इजाफा हो रहा है तो शील्डिंग इफेक्ट स्ट्रांग हो जाता है। शील्ड ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट डाउन द ग्रुप हमारे पास एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज हो, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट जैसे जैसे एक शेल का इजाफा होता है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मज़ीद शील्ड हो जाता है न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्स से और ये एटॉमिक रेडियस बढ़ जाती है। इसमें तो हमें एक कंटिन्यूस इंक्रीज नज़र आ रहा है स्कैंडियम टू आइट्रियम टू लेंथिनम। लेकिन अगर आप लोग इन एलिमेंट में देखें, टिटेनियम में, जिरकोनियम में, हाफनियम में और वेनेडियम, नायोबियम और टेंटेलम, ये एलिमेंट आपस में कंपेयर करें तो इनमें आप लोगों को इसी तरह कंटिन्यूस इंक्रीज नज़र नहीं आएगा। टिटेनियम से जिरकोनियम एक इंक्रीज हमें नज़र आ रहा है, इधर एटॉमिक रेडियस 147 है और इधर एटॉमिक रेडियस 160 हो गया, इंक्रीज कर गया, एक शेल का इजाफा हो गया। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह इंक्रीज होता है। लेकिन अगर इन दो एलिमेंट को हम कंपेयर करें, जिरकोनियम और हाफनियम, तो इनका एटॉमिक रेडियस ऑलमोस्ट सेम नज़र आता है। इसी तरह इसी ग्रुप में भी, इन दो ग्रुप में तो वेनेडियम टू नायोबियम हमें इंक्रीज नज़र आता है, लेकिन नायोबियम और टेंटेलम का एटॉमिक रेडियस फिर सेम नज़र आता है। तो इन दो में इंक्रीज़ क्यों नहीं हुआ, इन दो में इंक्रीज़ क्यों नहीं हुआ, इनमें डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस में इंक्रीज़ क्यों नहीं हो रहा है, इसका क्या रीज़न है। इधर देख ले, अगर जिरकोनियम से हम हाफनियम की तरफ डाउन द ग्रुप आते हैं तो इनके एटॉमिक रेडियस ऑलमोस्ट सेम है, इनमें इंक्रीज़ नहीं है, हाफनियम का ज़्यादा होना चाहिए था। इसकी रीज़न ये है कि ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन हाफनियम का जो एटॉमिक रेडियस है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू से बहुत ज़्यादा कम हो गया है, क्योंकि ये अगर सीरीज़ में सेकंड एलिमेंट है तो सीरीज़ में सेकंड एलिमेंट का इतना कम नहीं होना चाहिए था। लेकिन ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि इनमें जो न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज का बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है, ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन इसमें का जो वैल्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू से बहुत ज़्यादा कम हो गई है, तो इस वजह से इन दोनों का रेडियस सेम हो गया। अगर इधर सेरियम होगा, कोई सेरियम होता, एटॉमिक नंबर 58 वाला एलिमेंट होता, तो इनका रेडियस फिर 165 होता और 165 160 से ज़्यादा है तो एक कंटिन्यूस इंक्रीज़ हमें नज़र आ जाती। तो ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन ये दोनों वैल्यू हमें सेम नज़र आती है, ये भी सेम नज़र आती है। तो इसका रीज़न हमें क्या हुआ वजह है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के जो 14 एलिमेंट हमने निकाले हुए सीरियम टू ल्यूटीशियम हो, उन लेंथेनाइड्स में भी रेडियस में डिक्रीज़ होता है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। अच्छा, तो ये हमने एटॉमिक रेडियस डिस्कस किए कि इनमें जो वेरिएशन आता है अलॉन्ग द सीरीज़ एंड डाउन द ग्रुप। अब हम आयनिक रेडियाई, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की आयनिक रेडियाई की तरफ जाते हैं कि आयनिक रेडियाई। अच्छा, आयनिक रेडियाई में जो सबसे पहला फैक्टर है वो ऑक्सीडेशन स्टेट का है कि एक ही डी ब्लॉक एलिमेंट का, एक ही मेटल का डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में जो कैटायनिक रेडियस होता है, आयनिक रेडियस होता है, वो डिफरेंट होगा। एक ही एलिमेंट का डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में कैटायनिक रेडियस डिफरेंट होता है। सेकंड पॉइंट इसमें ये याद आ कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जा रही है, एक ही एलिमेंट का डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता जा रहा है तो एटम का रेडियस डिक्रीज करता जा रहा है, कैटायनिक रेडियस डिक्रीज करता जा रहा है। टिटेनियम का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कैटायनिक रेडियस ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का कैटायनिक रेडियस ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू +4 ऑक्सीडेशन स्टेट हो। तो हमारे पास जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट एक एलिमेंट की बढ़ती जा रही है, इनका रेडियस कम होता जा रहा है। इसी तरह क्रोमियम में भी जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता जा रहा है तो इनका रेडियस कम होता जा रहा है। कॉपर में भी जो दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट का आप लोग कैटायनिक रेडियस कंपेयर करें तो जैसे कैटायनिक रेडियस, जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया तो कैटायनिक रेडियस कम हो गया। तो ये हमारे पास तीसरा फैक्टर हमारे पास है कि अगर हम बाइवेलेंट कैटायन 3D सीरीज़ के कंपेयर करें तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इनका जो कैटायनिक रेडियस है वो डिक्रीज़ करता जा रहा है। टिटेनियम का ये देख सारे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो फिर लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियस में एक एक पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन का इजाफा हो रहा है, इस वजह से इनका रेडियस डिक्रीज़ कर रहा है।
टिटेनियम का रेडियस ज़्यादा होगा वेनेडियम के कैटायन से, वेनेडियम के कैटायन का क्योंकि क्रोमियम के कैटायन से, फिर मैंगनीज के कैटायन से, क्योंकि इनके न्यूक्लियस में टिटेनियम के न्यूक्लियस में कितने 22 पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन होते हैं, वेनेडियम के न्यूक्लियस में 23 पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन होते हैं। तो एक एक पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन का इजाफा हो रहा है, तो जो कूलम फोर्स होता है बिटवीन पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो बढ़ जाता है, वो मोर स्ट्रांगर हो जाता है। और जब वो स्ट्रांगर होता जा रहा है तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मज़ीद अपने करीब अट्रैक्ट करेगा और कैटायनिक रेडियस डिक्रीज़ करेगा। अच्छा, अगर डाउन द ग्रुप हम जाए कैटायनिक, अगर ग्रुप में हम कैटायनिक रेडियस कंपेयर करें तो इस ग्रुप 3b ग्रुप को ले लें, इनके कैटायनिक रेडियस को कंपेयर करें, लेकिन एक बात इनमें है कि तीनों को एक ऑक्सीडेशन स्टेट में लेंगे। ये नहीं है कि इसका ऑक्सीडेशन ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ले लें और ये वाले +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ले लें, फिर तो ऐसा कंपेरिजन तो नहीं होगा। तीनों को सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में ले लें, स्कैंडियम को +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ले लें, हाइड्रियम और लेंथिनम को। जब तीनों के +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हम कैटायनिक रेडियाई को कंपेयर कर देते हैं तो डाउन द ग्रुप हमें कंटिन्यूस इंक्रीज़ नज़र आ रहा है, और कंटिन्यूस इंक्रीज़ होना चाहिए क्योंकि डाउन द ग्रुप एक एक शेल का इजाफा हो रहा है, शील्डिंग इफेक्ट स्ट्रांगर होता जा रहा है। देखिए स्कैंडियम के जो हमारे पास +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कैटायनिक रेडियाई है वो 88.5 पिकोमीटर है। हाइड्रियम का हमारे पास +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो कैटायनिक रेडियस है वो 104 पिकोमीटर है। और लेंथिनम का कैटायनिक रेडियस +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में 117.2 पिकोमीटर है। तो डाउन द ग्रुप हमें एक कंटिन्यूस इंक्रीज नज़र आ रही है। लेकिन अगर हम बाकी एलिमेंट्स में ये जो बाकी मेटल्स है इनके डाउन द ग्रुप हम कैटायनिक रेडियाई कंपेयर करें तो पहले दो एलिमेंट में तो आप लोगों को इंक्रीज़ नज़र आ जाएगा, लेकिन जो एंड वाले दो कैटायनिक रेडियाई होगी अगर ये तीनों सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में ले लें तो वो सेम होगी। जैसे कि हमने 5b ग्रुप में एज एग्जांपल लिए हुआ है, इनमें वेनेडियम और नाइयोबियम के कैटायनिक रेडियाई को कंपेयर करें, फ्रॉम वेनेडियम टू नाइयोबियम डाउन द ग्रुप कैटायनिक रेडियाई में इंक्रीज़ तो नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आप लोग नाइयोबियम से टेंटलम की तरफ जाए तो नाइयोबियम से टेंटलम की तरफ जब हम जाते हैं तो इन दोनों का कैटायनिक रेडियाई सेम है। इसका भी 86 पिकोमीटर है और इसका भी 86 पिकोमीटर है। इन दोनों का कैटायनिक रेडियस सेम क्यों आ गया? बिकॉज ऑफ लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। जैसे हमने इनके एटॉमिक रेडियाई में डिस्कस किया कि इन दो एलिमेंट का डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियाई सेम आती है, क्योंकि हाफनियम का जो एटॉमिक रेडियस में डिक्रीज हुआ वो एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज़्यादा है, तो ये दोनों सेम हो जाते हैं। इस तरह इनके कैटायनिक रेडियाई भी को अगर सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपेयर करें तो डाउन द ग्रुप इन दो एलिमेंट में इंक्रीज़ नज़र आएगा, लेकिन इन दो में इंक्रीज़ नज़र नहीं आएगा ड्यू टू लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। तो आज हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स के एटॉमिक और आयनिक रेडियाई को along the series और डाउन द ग्रुप वेरिएशन डिस्कस किए और